गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल की ऑनलाइन क्लास अपने स्टार्ट कर रखी है और दोनों ही में अपने पॉलिटिकल में भी अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है और हिस्ट्री में भी अपने सेकंड चैप्टर चल रहा है। आज अपने बात करेंगे भैया हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की चौथे भाग की। देखो, चैप्टर का नाम है अपने राजा, किसान और नगर। मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य के जो राजा थे वो किस प्रकार के थे, उस समय किसानों की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, और प्लस साथ ही साथ में वहाँ के जो नगर राज्य थे वो कैसे थे। इन सारी बातों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो देखो भैया, अपने पिछले जो 3 पार्ट है उस 3 पार्ट में अपने 600 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के मध्य, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य जो अपने मगध साम्राज्य था, महाजनपद काल थे, अपने जो मगध महत्वपूर्ण क्यों हुआ, अपने मौर्य काल है, गुप्त काल है, इसके अलावा अपने दक्षिण भारत जो था उस दक्षिण भारत के जो प्रमुख साम्राज्य थे, चेर, चोल, पांडे, इसके अलावा सातवाहन काल, कुषाण वंश, इन सभी शासकों की या राजाओं की अपने चर्चा कर चुके हैं पिछले 3 भागों में। अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट से आप जाकर उनको देख सकते हो या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है। अब आज बात करेंगे भैया, राजा का अपने चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मतलब 3 हिस्से हैं, राजा, किसान और नगर। राजाओं के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। आज वहाँ के जो किसान थे उन किसानों की कंडीशन कैसी थी। देखो, आज की क्लास में अपने इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि जनता में राजा की छवि कैसी थी, उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे, मतलब किसानों ने उपज किस प्रकार से बढ़ाई, ठीक है। फिर ग्रामीण समाज जो था उसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं थी, और इसके साथ में जो भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण क्षेत्र थे उनकी स्थिति क्या थी, भूमिदान क्या था। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा आज की क्लास में की जाएगी। क्लियर है। तो चलो भैया, सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की। देखो, अपने जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपकी बुक के अकॉर्डिंग अपने पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट अपने चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप साथ ही साथ में नोट्स भी तैयार करते रहो, क्योंकि अपने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे तो आप साथ साथ में नोट्स भी तैयार करते रहो। नोट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी नोट्स तैयार करने में। आप आसानी से नोट्स तैयार कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या अपने टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है उसके माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में अगर कोई स्टूडेंट जुड़ा हुआ नहीं है तो वो अपने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की न्यूज़ वगैरह दे दी जाएगी। तो भैया, बात करते हैं सबसे पहले जनता में राजा की छवि। देखो भैया, कौन से राजा की छवि, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य के जो शासक थे उन शासकों की जनता में क्या छवि थी, मतलब राजा कैसा था, उस समय का राजा कैसा था, प्रजा उस राजा के बारे में क्या सोचती है। इन बातों का अपने इस टाइम पर अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं है। मतलब राजा जो था वो कैसा था, प्रजा उसके बारे में क्या सोचती थी, प्रजा क्या कहती थी, इनका अपने अभिलेखों में कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। क्योंकि देखो, उस समय की जो जनता थी उस जनता ने राजा के बारे में ऐसा कोई विवरण दिया ही नहीं है। और दूसरी बात भैया एक ये भी होती है कि राजा जो होता है उस राजा की बुराई कोई करना भी नहीं चाहता। क्लियर सी बात है, जो अपने देश का राजा होगा उस राजा की बुराई करके कौन दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। तो कहने का मतलब है कि जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का जो कालक्रम था उस काल में राजा कैसा था, प्रजा उनके बारे में क्या सोचती थी, प्रजा की क्या थिंकिंग थी, इसका हमें अभिलेखों में कोई प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि इसका विवरण प्रजा ने, जनता ने दिया ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो इतिहासकार थे अपने, उन इतिहासकारों ने इसका पता लगाने के लिए किनका सहारा लिया, जो मौखिक कथाएं होती है ना, मौखिक कथाएं जिनको क्या बोलते हैं, जातक कथा और पंचतंत्र, इनका सहारा लिया भैया। किन्होंने, इतिहासकारों ने। हालांकि अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं मिला, लेकिन ये इतिहासकार जो थे उन इतिहासकारों ने पता करने के लिए कि यार क्या कंडीशन रही होगी, राजा कैसा रहा होगा, इसके लिए इन्होंने किनका सहारा लिया, जातक कथा और पंचतंत्र का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है भैया, ध्यान रखना,
मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य की जो शासकों की जानकारी है वो हमें किन से मिलती है, जातक कथा और पंचतंत्र से। अब बात आती है गुरु जी ये जातक कथा और पंचतंत्र है क्या। देखो भैया प्राचीन समय में क्या होता था, जो राजा महाराजा वगैरह होते थे उनको कहानियां सुनाई जाती थी, और वो कहानियां कैसी होती थी, शिक्षाप्रद कहानियां होती थी और मौखिक सुनाई जाती थी। उनको ही क्या बोलते हैं, अपने जातक कथाएं और पंचतंत्र। ठीक है, तो इन कहानियों में जो किस्से थे ये कैसी है, मौखिक कहानियां है। इन कहानियों में जो किस्से थे उन किस्सों को बाद में आगे जाकर क्या कर दिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया, अर्थात इनको लिख दिया गया। और कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में। ये भी क्वेश्चन है, जातक कथाएं और पंचतंत्र को कौन सी भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में। तो मतलब थोड़ा बहुत अपने राजाओं के बारे में जो जानकारी इतिहासकारों ने जुटाई है वह किससे जुटाई है, जातक कथा और पंचतंत्र से। अब देखो भैया अपनी बुक में एक जातक कथा है जिसका अपने उल्लेख किया गया है। उस जातक कथा का नाम है गंध तिंदु। क्या है ये, एक जातक कथा है, एक कहानी है। देखो भैया इस कहानी में हमें थोड़ा सा राजा के बारे में बताया गया है। इस कहानी से में हमें उल्लेख मिलता है कि एक कुटिल जो राजा होता था ना, वह उसकी प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती थी। मतलब एक जो भ्रष्ट राजा होता, एक जो अपने कुटिल स्वभाव का राजा होता, एक जो घटिया श्रेणी का राजा होता, उसकी प्रजा जो है वो किस प्रकार से दुखी रहती, इसके बारे में हमें इस कहानी से पता चलता है। तो देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी जातक कथा है जिससे हमें एक कुटिल राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वह कौन सी हो गई, गंध तिंदु। देखो इस कथा में यह कहा गया है कि भैया एक राजा होता, वो क्या करता, रात के समय या दिन में मान लो कभी भी मान लो अपने राजा के वेश को तो उतार देता और कोई साधारण आम जनता का वेश धारण कर लेता और फिर जनता के बीच में जाता और फिर जनता से पूछता कि यार आपकी कैसी हालत है, क्या कंडीशन है, आप राजा से खुश हो या नहीं हो। तो ये क्या करते थे, इस प्रकार से राजा जो है वो अपने बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जाते थे। तो जब राजा ऐसे जानकारी प्राप्त करने के लिए जाता तो लोग जो थे वो क्या करते, उस राजा की बुराई करते थे, क्योंकि उनको थोड़ी पता था कि जो अपने बारे में आप अपने से जानकारी ले रहा है वो राजा है, वो तो वेश बदल कर जा रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो राजा है, जनता के बीच में जा रहा है और पूछ रहा है कि राजा कैसा है, तो लोग क्या कहेंगे कि यार ये राजा तो बहुत बेकार है। मतलब सारे लोग उसकी क्या करते थे, बुराई करते। और लोग यहाँ तक कहते थे कि रात में तो यहाँ पर हमें कौन लूटते हैं, डकैत लूटते हैं, और दिन के अंदर जो राजा के अधिकारी है वो हमसे तरह तरह के राजस्व वसूल करके लूटते हैं। समझ गए। तो अपने राजा के बारे में जो कहानी है या जो कथा है कि एक कुटिल राजा होता है, ये सारी जानकारी हमें कौन सी जातक कथा से मिलती है, गंध तिंदु। तो इसका मतलब अपने क्या निष्कर्ष निकला भैया, जनता में राजा की क्या छवि थी। अब अपने नीचे एक नई हेडिंग लगा के लिख सकते हैं, निष्कर्ष। तो उपरोक्त घटनाओं के आधार पर या उपरोक्त स्टोरी के आधार पर अपने ये कह सकते हैं कि जनता में राजा की जो छवि थी वो कैसी थी, अच्छी नहीं थी। पहली बात, जनता जो थी वो राजा से क्या थी, दुखी थी। जनता और राजा के मध्य संबंध जो थे वो किस प्रकार के थे, तनावपूर्ण थे। राजा द्वारा जनता के ऊपर भारी कर लगाए जाते थे। ये सारे पॉइंट्स भैया आपको एक प्रकार से नोट्स के हिसाब से आपको तैयार करने हैं कि राजा और जनता के मध्य संबंध तनावपूर्ण थे। राजा जो था उससे प्रजा प्रसन्न नहीं थी। राजा द्वारा जनता के ऊपर अत्यधिक मात्रा में कर लगाए जाते थे। और राजा के समय किसानों की जो हालत थी वो सबसे ज़्यादा क्या थी, दयनीय थी। और इस दयनीय हालत की वजह से क्या हुआ, या राजा के अत्याचारों की वजह से क्या हुआ, लोग जो है वो गाँव को छोड़कर जंगलों में जाकर रहने लग गए। तथा राजा के जो राजस्व प्राप्ति थी या राजा के द्वारा जो कर लिए जाते थे, उन करों की मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने एक दूसरा साधन अपनाया, और वह क्या था, उपज को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो अब अपने सेकंड टॉपिक की बात करेंगे भैया कि जो वहाँ के किसान थे, उन किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीकों को काम में लिया। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट अपने क्लियर हो गया है। सेकंड पॉइंट की अपने बात करते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट पे अपने देखा कि भैया राजा जो था उसकी छवि किस प्रकार की थी। अब बात करते हैं कि वहाँ के जो किसान थे, उन किसानों ने जो राजा के द्वारा जो राजस्व लगाया था तथा जो कर लिया जाता था, उस कर को पूरा करने के लिए या उपज को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके काम में लिए। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने क्या किया भैया, जो किसान थे उन किसानों ने लोहे के फाल वाला हल काम में लिया। लोहे के फाल वाला हल, देखो इसी प्रकार से आप नोट्स बना सकते हो कि किसान जो थे उन किसानों ने अपने उपज बढ़ाने के लिए निम्न तरीकों को काम में लिया। तो पहला अपने लिख सकते हैं कि किसान जो थे उन किसानों ने लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। देखो भैया अपने सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। तो मतलब लोहे का जो हल होता था उसका फाल जानते हो ना आप, जो मिट्टी को खोदता है, तो उस समय लोहे का फाल वाला हल नहीं था। फिर इसके समय वैदिक सभ्यता आ गई। वैदिक सभ्यता में भी अपने ऋग्वेदिक काल में नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो आता है वहां पर अपने लोहे का आविष्कार हो गया था। तो जो लोग थे उन लोगों ने उत्तर वैदिक काल का टाइम देखो भैया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है वो कौन सा कहलाता है, अपने वैदिक सभ्यता का काल था। इसको दो भागों में बांटा गया है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का समय तो ऋग्वेदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का समय कौन सा हो गया, उत्तर वैदिक काल। तो इस उत्तर वैदिक काल में भैया किसका आविष्कार हो गया था, लोहे का आविष्कार हो गया था। तो जो लोहे के फाल वाला हल का प्रयोग करना इन्होंने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब लोहे के फाल वाले हल से क्या हुआ भैया, जो कठोर मिट्टी होती थी, जो बंजर भूमि होती थी, उस पर भी उन्होंने खेती करनी प्रारंभ कर दी। क्योंकि पहले लकड़ी का हल होता था, लकड़ी के हल से ये पॉसिबल नहीं था, मिट्टी काफ़ी कठोर होती थी, तो उन्होंने लोहे के हल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि यह जो लोहे का हल है उसका प्रयोग भी भैया सीमित क्षेत्रों में हुआ था। अपने जैसे राजस्थान, पंजाब, इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर लोहे के फाल वाला हल नहीं था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती, मतलब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो थे उन क्षेत्रों में किसानों ने जुताई करनी प्रारंभ कर दी। मतलब वहां पर अधिक जुताई करने लगे, क्योंकि वर्षा अधिक होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों ने अधिक से अधिक जुताई करनी आरंभ कर दी। तीसरा अपने लिख सकते हैं भैया, अपने जो किसान थे उन किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए नहरों, कुओं और तालाबों, इनसे सिंचाई करनी प्रारंभ कर दी। जो किसान थे उन्होंने किससे सिंचाई करनी प्रारंभ कर दी, नहर वगैरह थी, तालाब वगैरह थे, कुएं वगैरह थे, इनसे सिंचाई करनी प्रारंभ कर दी। और इसके बारे में अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है, इस समय के जो अभिलेख है उन अभिलेखों से मिलती है। देखो भैया लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक अभिलेख था जिसका नाम था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार गुजरात में एक झील का निर्माण करवाया गया था, और उस झील का क्या नाम था, सुदर्शन झील। ठीक है, तो ये सुदर्शन झील का निर्माण क्यों करवाया गया था, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, इसी के लिए तो कराया गया था। तो जो किसान वगैरह थे उन किसानों ने अपनी उपज को बढ़ाने के लिए तालाब थे, नहरें थी, कुएं वगैरह थे, नदियां वगैरह थी, इनसे सिंचाई करनी प्रारंभ कर दी। इसके बाद में अपने भैया जो पर्वतीय क्षेत्र थे, पर्वतीय क्षेत्र जहाँ की मिट्टी कैसी होती है, कठोर होती है, काफ़ी टाइट मिट्टी होती है, वहाँ पर इन्होंने खुदाई के लिए किसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, कुदाल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। क्यों, क्योंकि भैया वहाँ की मिट्टी काफ़ी कठोर होती है, तो उस मिट्टी को जुताई करने के लिए एक अच्छे औजार की आवश्यकता होती है। कुदाल क्या है, एक जुताई करने का ही भैया एक औजार है, लोहे का बना हुआ क्या होता है, औजार होता है, हल की तरह ही होता है ये भी। तो किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए भैया पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुदाल का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा भैया जो गंगा घाटी का क्षेत्र था, उस गंगा घाटी के क्षेत्र में किसकी खेती प्रारंभ कर दी, धान की खेती प्रारंभ कर दी। मतलब धान की रोपाई करनी प्रारंभ कर दी।
कहाँ पर? गंगा घाटी के क्षेत्र में। भैया गंगा घाटी का जो क्षेत्र होता है वो नदी वाला क्षेत्र है, वहाँ की मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। तो वहाँ पर किसानों ने क्या किया? गंगा घाटी के क्षेत्र में धान की रोपाई प्रारंभ कर दी। इसकी वजह से, रोपाई मतलब फसलों को ऐसे रोपण कृषि बोलते हैं ना, अपने रोपण कृषि, ऐसे रोपना, पौध जो होती है, पौध लगाते हैं वो, अपने इसे चावल की खेती। तो ये धान क्या होता है? एक प्रकार से चावल को ही अपने धान बोलते हैं। तो गंगा घाटी के क्षेत्रों में किसानों ने अपनी उपज बढ़ाने के लिए रोपाई प्रारंभ कर दी, जिससे किसानों की उपज क्या हो गई? बढ़ गई। क्लियर है? 2 पॉइंट अपने हो चुके हैं भैया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आता है भैया, जो ग्रामीण समाज था उस समाज में किस प्रकार की विभिन्नताएं थी। जनता में राजा की छवि हो गई, उपज बढ़ाने के तरीके हो गए। तीसरा पॉइंट आता है, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं कैसी थी। देखो भैया, राजाओं के समय जो गांव थे, उन गांवों की कंडीशन क्या थी, या किस प्रकार के उनमें लोग थे, लोगों में किस प्रकार की विभिन्नताएं थी। तो बात करते हैं। देखो भैया, उस समय के जो गाँव थे, उन गाँवों में अलग अलग वर्ग के लोग रहते थे, या ग्रामीण जो समाज था वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। अलग अलग वर्ग कैसे? वहाँ पे अपने जैसे जमींदार भी थे, अपने किसान भी थे, अपने मजदूर भी थे, अपने शिकारी भी थे जो शिकार करते थे, अपने मछुआरे भी थे, अपने भूमिहीन किसान भी थे, अपने शिल्पकार भी थे। इन सभी में बटा हुआ था ग्रामीण समाज। मतलब ग्रामीण जो जीवन था, उस ग्रामीण जीवन में अपने जैसे गांव में देख लो, अपने गांव में आपको कारीगर भी मिल जाएगा, अपने बिजली वाला भी मिल जाएगा, अपने पानी वाला भी मिल जाएगा, अपने कोई शिकारी भी मिल जाएगा, अपने लोहार भी मिल जाएगा, अपने कुम्हार भी मिल जाएगा। उसी प्रकार से उस समय का जो ग्रामीण समाज था भैया, वह ग्रामीण समाज जो है वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। भूमिहीन किसान भी थे, कारीगर भी थे, जमींदार भी थे, शिकारी वगैरह भी थे, मछुआरे वगैरह भी थे, मजदूर वगैरह भी थे, किसान वगैरह भी थे। इन सभी में क्या था? ग्रामीण समाज बटा हुआ था। अब कृषि की नई तकनीक आ गई। अभी पढ़ा ना आपने कि कुदाल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, नए नए तरीके अपनाने प्रारंभ कर दिए। तो कृषि की नई तकनीक आने से क्या हुआ भैया? उपज बढ़ी। सीधी सी बात है, आप खेती में नए नए तरीके काम में लोगे तो उससे क्या होगा भैया? उपज बढ़ेगी। अब उस उपज का फायदा सभी लोगों को नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये सारे लोग हैं, तो इन सभी को फायदा कैसे होगा? अरे उपज बढ़ रही है तो शिकारी को क्या फायदा हुआ, मछुआरे को क्या फायदा हुआ, एक मजदूर को क्या फायदा हुआ, एक शिल्पकार को क्या फायदा? इनको तो किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा किसको हुआ? या तो किसान को हुआ या जमींदार को हुआ। तो कि सब लोगों को समान रूप से फायदा नहीं हुआ। अब इससे समान रूप से फायदा नहीं होने से क्या हुआ? जो खेती से जुड़े हुए जो लोग थे, जैसे किसान है, जमींदार है, भूमिहीन किसान है। देखो, भूमिहीन किसान कौन होते हैं भैया? जिनकी खुद की भूमि नहीं होती लेकिन वो दूसरे की भूमि पर कृषि का कार्य करते हैं, उनको बोलते हैं भूमिहीन किसान। तो खेती से जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों में भैया एक प्रकार से भेदभाव बढ़ने लग गया। भेदभाव कैसे बढ़ने लग गया? जो जिनकी खुद की जमीन थी वो तो क्या हो गए? थोड़े अमीर हो गए। जिनकी खुद की ज़मीन नहीं थी वो क्या हो गए? गरीब हो गए। ज़मींदार जो है वो सबसे ऊंचे हो गए, क्योंकि ज़मींदार कर वगैरह राजस्व वसूल करते थे। तो इनसे क्या हुआ कि अपने जो ग्रामीण समाज था, उस ग्रामीण समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग बन गए। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो किनको हुआ? अपने भूमिहीन किसानों को हुआ। वर्ग कौन कौन से बने? आपके भूमिहीन किसान का वर्ग बन गया, आपके श्रमिकों का वर्ग बन गया, आपके छोटे किसानों का वर्ग बन गया, जमींदारों का वर्ग बन गया। इस प्रकार से ये क्या बन गए? वर्ग बन गए। और इनकी वर्गों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? उन्हीं जातक खताओं से। जातक खताओं से हमें क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो भैया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ था कि अपने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य अपने जो छोटे किसान थे या जमींदार जो थे, कौन से छोटे किसान और जमींदार, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहते थे भैया क्या? गृहपति। क्या कहते थे? गृहपति कहा जाता था। किनको? छोटे किसान और जमींदारों को गृहपति कहा जाता था। ये गृहपति जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है। देखो, छोटे किसान और जमींदारों को गृहपति कहा जाता था, लेकिन अगर वास्तव में इसका अपने अर्थ देखें तो गृहपति होता कौन है? जो घर का मुखिया होता है ना, उस घर के मुखिया को कहते हैं गृहपति। लेकिन अपने इस समय में
किनको कहा जाता था? जमींदारों को। और छोटे किसानों को क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। इसको थोड़ा सा मोस्ट मान लेना, ये क्वेश्चन अपने पूछा हुआ है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से, और जो जातक खताएं हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब हो गया, उपज बढ़ने से क्या हुआ कि ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं बढ़ गई, नए नए वर्ग बन गए। जो खेती से जुड़े हुए लोग थे उनमें भी एक प्रकार से क्या हुआ, दूरियां बढ़ने लगी, अमीरी गरीबी की खाइयां बढ़ने लगी। आपने देखो भैया लास्ट क्लास में पढ़ा था चेर, चोल और पांडे, दक्षिण भारत के जो साम्राज्य थे उनके बारे में पढ़ा था। उनके बारे में अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है? संगम साहित्य से। और संगम साहित्य क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो तमिल कवि थे भैया, उन तमिल कवियों के 3 सम्मेलन हुए थे, और उन तीनों सम्मेलनों में जो साहित्य लिखा गया उसी को क्या कहते हैं? संगम साहित्य। तो अपने जो संगम साहित्य है उसमें भी भैया अपने गांव में रहने वाले विभिन्न लोगों के वर्गों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। किसे? संगम साहित्य से भी हमें दक्षिण भारत जो था, उस दक्षिण भारत में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब वहां पे भी अलग अलग वर्ग बने हुए थे। जैसे आपके वेलावर ये क्या था? उस समय का वर्ग था। वेलावर बोल दो, या कई किताबों में भैया आपने वेलालर भी लिखा आता है। मतलब वेलावर कौन होते थे? जो किसान वगैरह होते थे, उन्हीं की ये वर्ग है भैया, अलग अलग वर्ग है। इसके अलावा दूसरा वर्ग था अपने हलवाहा। इसके अलावा तीसरा वर्ग था भैया अपने दास। इनमें सबसे दयनीय कंडीशन जो थी वो संगम साहित्य में किनकी थी? दासों की थी। क्यों? क्योंकि ये भूमि के ऊपर भैया श्रमिक के रूप में, मजदूरी के रूप में या बंधुआ मजदूरी के रूप में क्या करते थे? कार्य करते थे। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया अपने चौथे पॉइंट की। 3 टॉपिक अपने क्लियर हो गए हैं। चौथा टॉपिक आता है भैया अपने भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। देखो भैया सबसे पहली बात तो भूमिदान है क्या? भूमि प्लस दान, अर्थात भूमि का क्या कर देना? दान कर देना या किसी को दे देना। मतलब राजा जो होता था भैया, उस राजा के द्वारा क्या किया जाता था? जो भूमि होती थी उस भूमि को किसी को दान में दे दिया जाता था कि आप इस भूमि के स्वामी हो, या आप आज से इस भूमि के मालिक हो, इस भूमि के ऊपर आज से आपका अधिकार है। वह क्या होता था? भूमिदान। और कब की बात कर रहे हैं? ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य। और ये भूमिदान की जो प्रथा है भैया, ये कब से प्रारंभ हुई थी? अपने 4वीं शताब्दी से। ध्यान रखना भैया, ये सभी क्वेश्चन है अपने 4वीं शताब्दी से अपने भूमिदान की प्रथा प्रारंभ हुई थी। और इसकी जानकारी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? भूमिदान की अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। मतलब इस काल में जो अभिलेख लिखवाए गए उन अभिलेखों से हमें क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। और ये अभिलेख जो थे वो किन के ऊपर लिखाए गए थे? एक तो अपने जो ताम्रपत्र होते हैं उनके ऊपर, और दूसरे किन के ऊपर? पत्रों के ऊपर लिखे गए थे। और ये अभिलेख जो है वो कौन सी भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के। समझ गए? देखो कितने क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन तो ये आता है भूमिदान का अर्थ क्या होता है? तो भूमिदान का अर्थ हो गया कि जो भूमि होती है उस भूमि को किसी को बता देना, किसी को दान में दे देना, या किसी को सौंप देना। ठीक है? मतलब किसी दूसरे को भूमि का मालिक बता देना, वो क्या हो गया? भूमिदान। इसका प्रारंभ कब से हुआ? 4वीं शताब्दी से। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? अभिलेखों से मिलता है। अभिलेख किसके ऊपर लिखे जाते थे? पत्थर या ताम्रपत्र लेख के ऊपर। और अभिलेखों की भाषा कौन सी होती थी? संस्कृत। क्लियर है? अब देखो भैया, अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये भूमिदान जो है वो किन को किया जाता था? तो देखो अपने भैया समाज में कई वर्ग थे, उन कई वर्गों में से अपने भूमिदान जो है वो मुख्य रूप से किसको किया जाता था? अपने या तो किसी ब्राह्मण को, या फिर कोई दो धार्मिक संस्था होती, उस धार्मिक संस्था को क्या दिया जाता था? राजा के द्वारा भूमिदान दिया
जाता था। ब्राह्मण को क्यों देते थे भैया? क्योंकि देखो प्राचीन समय में ब्राह्मण जो था अपने समाज में 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो था वो सबसे टॉप माना जाता था, ब्राह्मण को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, इसलिए ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जाता था। या किसी धार्मिक संस्था को, धार्मिक संस्था जैसे मान लो कोई मंदिर है, मंदिर को भूमिदान में दे दी, ठीक है, तो मंदिर को भूमि दान में दे दी, तो उस मंदिर का उस भूमि पर, या वो जो पुजारी होता था उस पुजारी का उस भूमि पर क्या हो जाता था? हक हो जाता था। क्लियर है? और इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिल रही है? अभिलेखों से मिल रही है भैया। देखो जो भी अभिलेख अपने प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों से हमें उस समय का जो ग्रामीण प्रजा थी, उस ग्रामीण प्रजा की अपने को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि वहाँ के जो गांव थे उन गांवों में कौन कौन से लोग थे। देखो प्राचीन समय के जो गांव थे उन गांव में कई वर्ग थे अपने, ब्राह्मण, किसान, मजदूर, कारीगर, पशुपालक, शिकारी, अभी आपको बताया था। तो इनमें से जो प्रमुख वर्ग था वो किनका था? ब्राह्मणों को था। तो इन्हीं को भैया क्या दिया जाता था? भूमि दान दिया जाता था। और भूमि दान में देते क्या थे? भूमि दान में भैया या तो कोई गांव या कोई भूमि वो क्या करते थे? दान में दे देते थे। और जो भूमि गांव, जो भूमि या जो जमीन दान में दी जाती थी या जो भूमि का दान किया जाता था उसे क्या कहते थे? अग्रहार कहा जाता था। ये ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन काफी अच्छा है। भूमिदान आप समझ गए किन को दी जाती थी? ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे। अब यह ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहते थे? अग्रहार कहा जाता है। और ये अग्रहार कहा जाता है, इसकी अपने को जानकारी कैसे मिलती है? इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? इसकी जानकारी अपने को मिलती है भैया अपने चंद्रगुप्त जो था, उस चंद्रगुप्त की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता, जिसका विवाह जो है वो वाकाटक वंश के शासक के साथ में हुआ था। और इसी प्रभावती गुप्ता ने एक ताम्रपत्र लिखाया था, इसका नाम था पूना ताम्रपत्र। इस पूना ताम्रपत्र से हमें भूमिदान और इस अग्रहार की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इस पूना ताम्रपत्र में तो यहाँ तक लिखा गया है कि जो भूमिदान कर दी है, जिसका भूमि का दान कर दिया गया है, या जो अग्रहार है उसके ऊपर पुलिस और सैनिकों का प्रवेश भी क्या था? वर्जित था। मतलब वहाँ पे पुलिस भी नहीं जा सकती थी और सैनिक भी नहीं जा सकते थे। वहाँ की जो समस्त कार्रवाई होती थी वो किनके द्वारा की जाएगी? ब्राह्मणों के द्वारा की जाएगी। ऐसा लिखा हुआ है किसमें? पूना ताम्र पत्र में। और भैया जो ब्राह्मण होते थे उन ब्राह्मणों को भी उस समय करों में छूट थी, उनसे किसी प्रकार के कोई कर नहीं लिए जाते थे। जबकि ब्राह्मण जो होते थे वो अन्य लोगों से क्या करते थे? राजस्व वसूल करते थे। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर जो भूमि दान है, एक राजा जो है वो भूमि का दान क्यों करता था? ऐसी क्या कंडीशन थी कि राजा को भूमि दान करना पड़ता था? क्वेश्चन आ जाए कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य एक राजा के द्वारा भूमि दान क्यों किया जाता था? तो अपने क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात तो भैया राजा भूमि दान क्यों करता है? देखो आप कोई भी किसी को भी कोई भी वस्तु दे रहे हो तो आप क्यों दोगे? आप किसी को दान दे रहे हो, आप दान क्यों दोगे? तो सीधा सा हो गया, राजा जो था भैया, उस राजा के उस समय समर्थक जो थे वो कम हो गए थे। तो राजा जो है वो अपने समर्थक बढ़ाने के लिए, राजा अपने क्या समर्थक बढ़ाने के लिए क्या कर रहा था? भूमि दान कर रहा था। भूमि दान, जिसको भूमि का दान कर देगा वो राजा का क्या हो गया? हितैषी हो गया, राजा का समर्थक हो गया। इसके अलावा जो राजा की छवि थी वो राजा की छवि कैसी थी? अभी मैंने आपको बताया था कि राजा की छवि एक कुटिल राजा के रूप में थी, एक भ्रष्ट राजा के रूप में थी। तो राजा जो है वो अपनी छवि को कैसा करना चाहता था? उत्कृष्ट करना चाहता था, या अपनी छवि में क्या करना चाहता था? सुधार करना चाहता था। तो अपनी छवि को उत्कृष्ट करने के लिए या अपनी छवि में सुधार करने के लिए राजा ने क्या किए? भूमिदान किए। इसके अलावा तीसरा अपने लिख सकते हैं कि कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए, किसको? कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए या उपज को बढ़ाने के लिए या कृषि में सुधार करने के लिए भी राजा ने क्या किए? भूमिदान किए। तो ये हो गए भैया अपने भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण।
आज के टॉपिक में अपने इन 4 बिंदुओं के बारे में बात हो चुकी है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके अगले बिंदुओं के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।